नेशनलिज्म इन इंडिया के इस चैप्टर को बेटा हम लोग 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ये इसका पार्ट 1 वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा नेशनलिज्म इन यूरोप में नए नए नेशन स्टेट्स बनना शुरू होते हैं, जैसे कि जर्मनी, इटली, ब्रिटेन एटसेट्रा। और जब ये नेशन स्टेट्स बनते हैं तो नए सिंबल्स, नए आइकन्स इस तरह के सामने आते हैं और लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि ये कॉन्शियसनेस इंडियंस के अंदर कैसे आती है। तो जब ब्रिटेन इंडिया पे कब्जा करता है तो उसकी इस पॉलिसी को हम लोग इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी कहते हैं। और गांधी जी का कहना यह था कि अगर हम लोगों को इस इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ना है, इस कोलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ना है, तो हम लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा। तभी हम लोग इस सप्रेसिव, ऑप्रेसिव और एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ सकते हैं। गांधी जी ने इसके लिए 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स लॉन्च किए थे। एक था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और दूसरा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वर्ल्ड वॉर 1 एंड होती है 1918 में, जिसके कुछ इंप्लीकेशंस होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 1, एक नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिनेरियो देखने को मिलता है। वॉर के बाद डिफेंस एक्सपेंडिचर काफी इंक्रीज हो जाते हैं, जिसको फाइनेंस करने के लिए सरकार वॉर लोन्स लेती है और टैक्सेस इंपोज कर देती है। टैक्सेस की बात करेंगे तो कस्टम ड्यूटीज और इनकम टैक्स जैसी चीजों को इंपोज कर दिया गया था। ड्यूरिंग दी वॉर ईयर्स, जब लड़ाई चल रही है तो फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक हो जाते हैं और सरकार लोगों को फोर्सफुली आर्मी में रिक्रूट करती है। उसके बाद 1918 से 1920 के बीच में फेमिन आ जाता है, यानी भुखमरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि फूड शॉर्टेज हो जाता है। एंड दिस वाज अकंपनीड बाय एन एपिडेमिक, इन्फ्लुएंजा। इन दोनों की वजह से काफी ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ देखने को मिलता है। गांधी जी जब इंडिया आते हैं 1915 में, तो साउथ अफ्रीका से वो रिटर्न करते हैं और साउथ अफ्रीका में वो ऑलरेडी एक रेसिस्ट की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। वहां पर रेसिस्ट के लिए लड़ रहे होते हैं अपने एक नोबल मेथड से, जिसको बोलते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह बेसिकली बेस्ड है एक ट्विन प्रिंसिपल्स पे, सत्य और अहिंसा। सत्य मतलब ट्रुथ, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। गांधी जी का कहना यह था कि इफ द कॉज इज जस्टिस, इफ द कॉज इज करेक्ट, तो आपको किसी भी फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। जब गांधी जी इंडिया आते हैं तो पहले वो 3 रीजनल सत्याग्रह करते हैं। इन चंपारण, विच इज इन बिहार, जहां पर वो एक बहुत ही ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। खेड़ा के अंदर वो उन पीजेंट्स की मदद करते हैं जो रेवेन्यू पे नहीं कर पाते हैं। और अहमदाबाद मिल के ओनर और वर्कर्स के बीच में जो वेजेस का इशू है उसको वो सॉल्व करते हैं। गांधी जी का जो पहले पैन इंडिया मूवमेंट कहा जाता है वो है रॉलेट सत्याग्रह। 1919 आते आते रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी और उसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक हरिडली, इंडियंस के बहुत अपोज करने के बाद भी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रोलेट एक्ट को पास कर दिया। ये रोलेट एक्ट गवर्नमेंट को बहुत इनॉर्मस पावर्स दे गया, जिसके तहत अगर कोई रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करता कोई आदमी पाया गया तो उसको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा बिना ट्रायल किए। इसके लिए गांधी जी ने 6 अप्रैल को हड़ताल कॉल किया और इस रोलेट सत्याग्रह को हम लोग नो अपील, नो वकील और नो दलील के नाम से जान सकते हैं। रैलीज निकाली गई, रेलवे शटडाउन हो गए, दुकानों को बंद कर दिया गया। एक बहुत ही पीसफुल प्रोसेशन हो रहा था 10 अप्रैल को, जिस पर ब्रिटिश की पुलिस ने अटैक कर दिया। लोग और ज्यादा नाराज हो गए, लोकल लीडर्स को पिकेट उठाने लगे, जेल में डालने लगे। गांधी जी को दिल्ली में एंटर करने से मना कर दिया गया। फाइनली 13 अप्रैल को लोग जो है जलियांवाला बाग में इकट्ठा थे, विच इज इन अमृतसर, और वहां पर वो लोग, कुछ लोग थे वो रोलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। बाकी बहुत सारे इनोसेंट लोग थे जो नहीं जानते थे कि अमृतसर में उस वक्त मार्शल लॉ लगा हुआ है और वो बैसाखी का त्यौहार सेलिब्रेट करने आ गए थे। जनरल डायर को इस बात का पता चलता है, वो वहां पर पहुंचता है, एग्जिट गेट्स को बंद करवा देता है और फिर वहां पर अंधाधुंध फायरिंग होती है, जो एक बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लोगों की जान ले जाता है। गांधी जी को लगता है कि अगर इंडियंस को लड़ाई लड़नी है तो इंडिया, हिंदू और मुस्लिम यूनिटी होना बहुत जरूरी है और वो अपॉर्चुनिटी इनको खिलाफत इशू में मिल जाता है। ब्रिटेन ने अटैक कर दिया होता है टर्की के ऊपर। टर्की में उस वक्त ऑटोमन एम्पायर था और ऑटोमन एम्पायर का जो हेड है वो कैलिफेट होता है, जिसको खलीफा बोलते हैं, जो कि इस्लामिक हेड भी होता है। तो इस वजह से जब ब्रिटेन ने अटैक किया तो इंडियन मुस्लिम्स को लगा कि उनके गिरबान में हाथ डालना हो गया और इंडियन मुस्लिम्स नाराज हो जाते हैं। गांधी जी को यह अपॉर्चुनिटी दिखती है क्योंकि हिंदूज तो ऑलरेडी अगेंस्ट थे ब्रिटेन के और अब इंडियन मुस्लिम्स भी अगेंस्ट हो गए थे। इसके लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई बॉम्बे में 1919 में बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली, और गांधी जी से डिस्कशन हुआ क्या कोई मास एक्शन हो सकता है। गांधी जी ने कलकत्ता सेशन में लीडर्स को कन्विंस कर लिया कि हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करेंगे ऑन 3 ग्राउंड्स। पंजाब इनजस्टिस, यानी जो अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग में, उसके बाद खिलाफत इशू एक रीजन होगा और थर्ड रीजन विल बी स्वराज। फाइनली यहां पर गांधी जी ने कहा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों लाएंगे हम, क्योंकि हम इंडियंस जो है वो कॉपरेट करते हैं अंग्रेजों के साथ। दैट इज वाई यहां पर अंग्रेज बने हुए हैं। अगर इंडियंस रिफ्यूज कर दे कॉपरेट करना, अगर हम नॉन कॉपरेट करें तो अंग्रेजों का जो रूल है इंडिया से वो खत्म हो जाएगा। फाइनली यहां पर गांधी जी ने कहा कि जब ये मूवमेंट शुरू होगा तो हम लोग टाइटल्स को सरेंडर कर देंगे, बाइकआउट कर देंगे पुलिस को, कोर्ट को, आर्मी को, स्कूल्स को, फॉरेन गुड्स को, एटसेट्रा। और गांधी जी ने के उस पर्टिकुलर कहने के बाद सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में कांग्रेस से बहुत टसल रही। फाइनली दिसंबर 1920 के नागपुर सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया। नंबर 2 हम लोग पार्ट वीडियो में देखेंगे, डिफरेंट स्टैंड्स विद इन दी मूवमेंट। थैंक यू सो मच।